हेलो एंड वेलकम टू लॉ कन्या। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने रिसेंटली रेकमेंड किया है सीनियर मोस्ट जज जस्टिस नाथुलापति वेंकटरमना को अपने सक्सेसर और इंडिया के 48th चीफ जस्टिस के तौर पे, और ये इन्होंने किया है एज पर कन्वेंशंस एंड नॉर्म्स ऑफ सीनियरिटी के अकॉर्डिंग। सीजीआई बोबड़े रिटायर होंगे अप्रैल 23 को, और अगर इनकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है तो जस्टिस रमन्ना चार्ज लेंगे एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम अप्रैल 24 इटसेल्फ, और वो रिटायर होंगे अपने पोस्ट से अगस्त 26, 2022 को। तो जस्टिस रमन्ना के बारे में चलिए अब जान लेते हैं। इनका जन्म एक एग्रीकल्चरल फैमिली में हुआ था जो कि आंध्र प्रदेश के एक छोटे से विलेज में है। इन्होंने अपना इनरोलमेंट एज एडवोकेट 10 फरवरी 1983 को करवाया था। फिर ये परमानेंट जज ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए अपॉइंट किए गए। साल 2000 में और साल 2013 में इन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एज एक्टिंग चीफ जस्टिस भी काम किया। उसके बाद इनको चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली बनाया गया 2013 में, और फिर 2014 में इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर पोस्ट किया गया। जस्टिस रमन्ना को लॉ के अलावा फ़िलॉसफी और लिटरेचर में भी इंटरेस्ट है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स देखते हैं जिसमें कि जस्टिस रमन्ना ने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है। तो सबसे पहला एक बहुत ही रीसेंट जजमेंट है। इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस रमन्ना ये कहते हैं कि जो वुमेन घर पर काम करती है उसकी वैल्यू, उसकी काम की वैल्यू कम नहीं होती हस्बैंड के काम से जो कि बाहर ही काम करते हैं। और फिर दूसरा केस है मोहम्मद अनवर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का। इस केस में सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी से डील करता है। यहाँ पर जस्टिस रमन्ना ने ये कहा कि अगर एक पर्सन को डिफेंस लेना है मेंटल अनसाउंडनेस का, तो उस केस में अक्यूज को शो करना पड़ेगा कि वो क्राइम कमिट करने से पहले ही एक पॉसिबिलिटी रखता था कि वो पर्सन एक सीरियस मेंटल डिजीज़ या इन्फर्मिटी से इन्फेक्टेड था, और उनको सही और गलत में फ़र्क नहीं समझ आ रहा। और साथ ही में ये कहना कि सिर्फ एक फ़ोटोकॉपी ला देना ओपीडी कार्ड की या फिर मदर की स्टेटमेंट एफिडेविट पे लाना कि पर्सन मेंटली साउंड है, वो काफ़ी नहीं होगा। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि पर्सन ऐसी बीमारी से सफ़र करते हैं या नहीं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। नेक्स्ट जजमेंट है वो है अनुराधा बशीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पर इस केस में ये कहा गया कि जो भी ऑर्डर दिए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने कर्ब करने के लिए इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज को, उसको फिर से रिव्यू करना चाहिए क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है। अगला केस है फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। यहाँ पे 3 जजेस की बेंच जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी.आर. गवई एक साथ थे, और इन्होंने हेल्ड किया कि अपनी एक कमेटी बनाएंगी ताकि 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी की मांग जम्मू एंड कश्मीर में जो की गई है उन्हें अलाउ करने या ना करने की बात डिस्कस कर सके। अगला केस है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसमें 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई थी, और ये हेल्ड किया गया था कि चीफ जस्टिस की ऑफिस आरटीआई एक्ट के प्रीमाइसेस में आती है। इसका मतलब आरटीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी उसी तरह अप्लाई होगी जिस तरह की बाकी अथॉरिटीज़ पे होती है। इस केस का नाम है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। और फिर अगला केस है रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड का। यहाँ पर ये हेल्ड हुआ था कि जो सेक्शन 184 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017 वो एक्सेसिव डेलीगेशन का फंक्शन की प्रॉब्लम से सफ़र नहीं करता। कोर्ट ने साथ ही में ये भी स्ट्रक डाउन किया कि जो ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटीज़ रेगुलेशन 2017 बना था
वो पेरेंट एक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है और इसी कारण से उसे स्ट्रक डाउन भी किया गया। अगला केस है एक 9 जजेस बेंच की, जिसमें 7:2 मेजॉरिटी से ये हेल्ड किया गया कि स्टेट्स जो गुड्स पर टैक्स लगाते हैं, ऐसे गुड्स जो दूसरे स्टेट से आते हैं, उनकी एंट्री पे जो टैक्स लगाया जाता है वो एक वैलिड टैक्स है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स जिनके पार्ट रहे हैं जस्टिस NV रमन्ना एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।